नमस्कार, मैं अंकित हरियाणवी लाइव देख रहे हैं। आपको जो हाँ अलग अलग मुद्दे उठाते रहो हाँ टाइम टू टाइम। आज जो है उमरा गांव में मौजूद हूँ। आसी विधानसभा का यो गांव है और बड़ा गांव है। एक किसान साथी अपने साथ मनदीप किसानी को लेके जो है बड़ी चिंता में रहा आखिर है। और पास बैठा तो नॉर्मल आदमी पास बैठेगा तो उन्होंने सोचेगा या तो ज्ञान उगना है इसमें या फिर यो पागल है। इस पर हकीकत उन चीज़ाई पूछांगे। मनदीप भाई राम राम, स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, मने नु कहीं बुरा मानने की बात नहीं भाई। आप जो बात करो हो उसके बाद किसी ने उठ के नू तो कहियो कि चल दौड़ी आपने काना में गलियो तो चाहे तो गणा ज्ञान है चाहे पागल से। देखो भाई, ऐसा है, हमारा जो वर्ग है, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, वो इतना जागरूक नहीं है। हम किसानी तो करते हैं, खेती तो करते हैं, लेकिन उसके प्रति हम सजग नहीं है, विचारवान नहीं है। लगातार किसान आंदोलन में 13 महीने या उसके बाद मतलब जो चीजों को मैंने समझा, ऑब्जर्व किया, वो यही है कि पूरी दुनिया की सृष्टि, जब से सृष्टि बनी है, वो इंसानियत की सभ्यता जो टिकी हुई है वो खेती पे ही टिकी हुई है, किसानी पे ही। पहला काम इंसान का भोजन ग्रहण करना है, उसके बाद सारी चीजें हैं। लेकिन अब जो वर्तमान समय में सरकारें हैं वो पूंजीवाद की सरकारें हैं और किसानी को खत्म करना चाहती हैं। तो मैं एक किसान होने के नाते, क्योंकि मेरा जीवन की जो आजीविका है या मेरा जो रहन सहन है वो सारा किसानी से चलता है, खेत खलियान से ही चलता है। अगर वो मेरे से दूर चली जाएंगी तो फिर भाई हम तो खाना बदोश की जिंदगी जिएंगे। तो इसलिए मेरा ज्यादातर यही रहता है कि भाई मैं उसके बारे में जानूं, लोगों को जागरूक करूं और उसके ऊपर अध्ययन करूं ज्यादा से ज्यादा। अच्छा मनदीप भाई, आपने कहा पूंजीवाद वो जो है किसानी को खत्म करना चाह रहा है। मनदीप मान ले किसान है, खेती करने लग रहा है, मैं पूंजीवाद हूँ, मैं अपने खत्म क्यों कर सकूँ? देखो भाई, आप नहीं कर सकते, लेकिन किसान वर्ग जिसके ऊपर भरोसा करता है वो अगर आपके साथ आके आपके एजेंडे के साथ काम करे, आपकी बनाई हुई नीतियों को लागू करे। मान लिया सरकारें, इनके ऊपर मैं बोलता हूँ, सरकारें पूंजीवाद के साथ हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर मैं बता देना चाहूंगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर पूंजीपतियों की सरकारें हैं, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अब भारत भी। नरेंद्र मोदी बीजेपी की जो सरकार है वो पूंजीवाद का एक चेहरा है। वो जो धर्म पूंजीवाद का क्यों? आपने वोट दिए, मैंने वोट दिए, जनता की सरकार है। देखो, वो तरीके अलग अलग हैं। हमारे देश में पूंजीवाद क्या कहता है? पूंजीवाद कहता है कि भाई धर्म की पूंजीवाद को स्थापित करने के 3 तरीके हैं। पहला है धर्म की राजनीति। भाई धर्म की राजनीति करो, लोगों को धर्म के नाम पे बांटो और लड़वाओ। दूसरा है जातिवाद की राजनीति, भाई जातिवाद की राजनीति करो। फिर है भाई लोगों को अशिक्षित करो। जो लोग शिक्षित हैं, आज यूनिवर्सिटी कॉलेज खुले हुए हैं, जो लोग पढ़ लिख के जागरूक हो रहे हैं, उनको अशिक्षितता की तरफ लेके जाओ। तो ये सरकार जो है स्कूलों को बंद कर रही है। चौथा है नशाखोरी। भाई जितना ज्यादा नशा इंसान करेगा तो इंसान कमजोर हो जाएगा, अपने आप डेड हो जाएगा। तो नशा आप देख रहे हो कि बढ़ रहा है, उसके लिए कानून बनाए जा रहे हैं, जगह जगह शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। तो ये जो नीतियां हैं जो ये सरकारें ही तो लागू कर रही हैं, और ये नीतियां को कौन प्रायोजित कर रहा है, बैकडोर से कौन है? वो सारे पूंजीपतियों की आइडियोलॉजी पे काम कर रही है। तो हमारी सरकार जो है वो पूंजीपतियों के साथ मिली हुई है, और वो हमने विश्वास सरकार पे, सरकार पीछे से उनके कानून लागू कर रही है। तो आम आदमी तो इसलिए खत्म हो रहा भाई। और महंगाई, बेरोजगारी जो आज चरम सीमा के ऊपर है, ज्यादा से ज्यादा पूंजीपतियों को बेनिफिट करना चाहती है, और मिडिल क्लास और गरीब आदमी का शोषण हो रहा है। तो आप ये बताओ, जब किसान आंदोलन शुरू था तो एक नारा दिया गया था, फसल और नस्ल का। भाई ये जो लड़ाई है ये फसल और नस्ल की लड़ाई है। तो फसल की लड़ाई का मतलब है किसानी। तो वह किसानी को बचाना है, तो किसानी के लिए 3 कृषि कानून ले आए। ठीक है, खेती को खत्म करने के बहुत सारे तरीके इन्होंने पिछले पूंजीपतियों की जो आइडियोलॉजी होती है, कोई काम करना होता है वो 1 या 2 साल के लिए प्लान नहीं करते, वो 5, 10, 20, 50 साल से प्लान करते हैं। किसानी को खत्म करने के लिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया? सस्ते कर्ज दिए गए, ताकि किसान को सस्ता कर्ज दिया जाए। उसके बाद इन्होंने हाइब्रिड के नाम पे ज्यादा पैदावार के बहाने करके इन्होंने हाइब्रिड और बीटी बीज दिए, ताकि किसान देसी बीजों को छोड़ देगा और हाइब्रिड और बीटी बीजों को अपनाओगा। उसके बाद इन्होंने खाद, स्प्रे, पेस्टिसाइड का जो है महंगे से महंगे रेट कर दिया।
नहरों में पानी कम कर दिया, मंडियों को बंद कर दिया, फसल बीमा के नाम पे ये किसानों को लूट रहे हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो ये किसानी को खत्म कर रहे हैं। अब जो पैदा नहीं हो रही किसानी, वो सारा बीजों का कारण है फसल का। भाई फसल बचाओ भाई। जो बीटी और हाइब्रिड बीज जितने भी मार्केट में आज हमारे देश में है, वो सारे जो है वो नकली बीज हैं। वो किसान को कमजोर करने के लिए ही दिए जाते हैं, ताकि किसान इसको बार बार बोएगा और इसको खाद बीज स्प्रे ज्यादा से ज्यादा डालेगा, लागत मूल्य बढ़ेगा, पैदा होगी नहीं तो किसान कर्जवान होगा। बैंकों से लोन ले रखा है, बैंकों से फ्रॉड हो जाएंगे। तो जब बैंकों से फ्रॉड होगा, जमीन वहां रखी है, तो सरकार आसानी से उनकी जमीन को नीलाम कर देगी। तो ये पूंजीपतियों की नीतियां हैं जो सरकारें लागू करती हैं। तो उसके बाद है नस्ल की लड़ाई। अब जो नस्ल है हमारी, अब तो पैसा कमाना जो हमारी आंखें बांध दी, वह पैसा कमाना सर्वोत्तम है। लेकिन मैं मानता हूँ कि पैसा तो सेकेंडरी है। पहली जो प्रायोरिटी है वो हमें हमारी नस्लों को बचाना है। अब आप कहोगे कि भाई नस्लें कैसे बचेंगी, मतलब क्या खतरा है उनको। हम क्या खाते हैं भाई सुबह से लेके शाम तक? हम सारा पैकिंग का खाना खाते हैं, हाइब्रिड बीज खाते हैं, चाहे वो गेहूं है, चाहे वो दूध है, पैकेट का दूध पीते हैं। वो जितना भी नस है वो सारा जहर है। उनके अंदर ऐसे ऐसे केमिकल हैं जो आपको बीमार करेंगे। आपके बच्चों के अंदर नपुंसकता आएगी। बुजुर्ग कई चीज हो है जो वो बाजार में पैकिंग गाड़ी अपना बात करी, उस पर लिखा हुआ है 100% शुद्ध। हाँ देखो, ये एक 100% शुद्ध है, सरकारों ने मान्यता देनी है। कंपनियां किन की है, आम आदमी को इतना पता नहीं होता। ऑफिसर इनके खिलाफ नहीं जा सकते क्योंकि सरकारों की अपनी दादागिरी गुंडागर्दी होती है। लिखना एक अलग बात है। आप देखो कि अब जो भी पैकिंग का खाना आता है उसके पीछे जो उनके इंग्रेडिएंट है उनके अंदर लिखा होता है कॉटन ऑयल या पाम ऑयल। कॉटन कौन सी बोलते हैं हम? बीटी। बीटी क्या है? बीटी एक वायरस का नाम है, जो वायरस जो नपुंसकता लेके आता है। जो हमारे देसी बीज हैं, जैसे कि गेहूं का कोई बीज है, उसमें नर और मादा होते हैं। जब वो कोई क्रिया करते हैं तब बीज पैदा होता है आगे का। तो वो क्या करते हैं, उसमें से नर को निकाल के बीटी डाल देते हैं, जो उस बीज को नपुंसक बना देता है। वो एक बार पैदा देगा, दूसरी बार नहीं देगा, आपको मार्केट से लेके आना पड़ेगा। और जब उस बीज को आप मिट्टी में बोओगे तो मिट्टी उस बीज के अंदर जहर लगा होता है, तो मिट्टी भी बांझ हो जाती है और उसमें कोई दूसरा बीज फिर उगता नहीं। अब आप मार्केट से अगर देसी बीज लेके आओगे, खेत में बोगे, तो वो उगेगा नहीं, क्योंकि वो बिट्टी बीज ने और हाइब्रिड बीज ने आदि बना दी। तो उस बिट्टी बीज का जब ऑयल निकाला जाएगा, जैसे कॉटन बिट्टी बोआ, तो वो कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो जब वो उसका ऑयल का खाना खाते हैं तो हमारे बच्चों के अंदर और हमारे अंदर क्या आएगी? नपुंसकता आएगी। आगे जाके वे बच्चे पैदा कर नहीं पाएंगे। और अब जो शहरों के अंदर IVF सेंटर खोले गए हैं, वो आगे का प्लान है। 2023 और 24 की ये रिपोर्ट है हरियाणा की कि 1,38,000 बच्चे टिक्का के IVF के द्वारा पैदा किए गए हैं। 1,38,000। और ये संख्या आगे बढ़ेगी। 2 साल 3 साल में 5 लाख होगी, फिर 10 लाख होगी। और ये जो सिस्टम है ये ऐसे नहीं हो, इसके पीछे बहुत प्लान है। रोकना चाहूंगा, मतलब टिक्का की मदद लेना पड़े, यानी आदमी में दम नहीं रहा। हाँ, फिर वो इसलिए नहीं रहा कि खाना पीना हमारा जो शुद्ध नहीं हुआ। बीटी बीज बोन लगे, साग सब्जी फ्रूट है सारे बीटी के, हाइब्रिड के बीज आ गए सारे। दूध है, मार्केट का सारा केमिकल का दूध है। हम जो शहर में फास्ट फूड खाने लगे, तो हम जो खाना खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं, वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को खत्म कर रहा है। बच्चे पैदा करने की 2013 के अंदर, मैं आपको एक बात बताऊं, 2000 इसी के ऊपर 2013 के अंदर मनमोहन सरकार ने संसद में एक बयान दिया था कि हमारे देश के अंदर 33% युवा कुपोषण के शिकार हैं। कुपोषण का मतलब ये नहीं है कि बीमार है, कमजोर है या भूखे हैं। कुपोषण का मतलब है कि वे नपुंसक है, बच्चे पैदा नहीं कर सकते। और 2018 में नरेंद्र मोदी ने कहा कि 33% नहीं, 58%, यानी कि 33 से बढ़ के 58% ऐसे युवा हैं जो बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं है। तो उन्हीं को ले, जब 2018 अब कितनी होगी, जगह जगह IVF सेंटर खोले। पहले पशुओं के बीज को खत्म किया गया देहात में। आज हम देख रहे हैं हमारी भैंसें हैं जो IVF के द्वारा हम टीकाकरण करवाते हैं। जोटे हमने खत्म कर दिए गांव के। तो IVF के अब इंसानों के लिए, औरतों के लिए, मतलब किसी का मतलब बाई चांस बच्चा नहीं होता तो आदमी का स्पर्म लेके और लेडीज के रख देते हैं। और लेडीज में कमी है तो भाई गर्भ में अंडा नहीं बना तो किसी लेडीज का अंडा लेके अंडा रख देते हैं, तो बच्चा पैदा हो जाता है। और हर शहर में अब IVF की सुविधा है। इससे तो फिर DNA भी खराब हो है। हाँ, आपने सही किया। DNA को खत्म करने के लिए ही IVF को लेके आए हैं। अच्छा।
आईवीएफ डीएनए को खत्म क्यों करना है? भारत जैसा देश जिसमें हर बिरादरी का अपना डीएनए है, अपनी खासियत है, अपनी पहचान है, अपना अस्तित्व है, अपना इतिहास है। पूंजीपतियों के रास्ते का जो रोड़ा है अमीर लोगों का, वो हमारे देश में बहुत सारी जातियां हैं, मिडिल क्लास और गरीब आदमी है, वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ता है। धर्म की राजनीति कहती है कि हम हिंदू हैं, सभी को हिंदू बना दो, लेकिन हमारे देश में कोई जाट है, कोई यादव है, कोई गुज्जर है, कोई ब्राह्मण, कोई बनिया है, सबकी अपनी पहचान। धर्म तो बहुत बाद में आया है, राजनीति करने वाले लोगों ने धर्म की स्थापना करनी है, वरना इंसान की पहचान तो उसकी जाति है, उसका डीएनए है, ब्लड लाइन है। जाति की फिर भगवान ने बनाई, जाति भी तो इंसान ने। हाँ, फिर इंसान ने बनाई है वो जाति। मैं बताऊं आपने, जाति वो पहचान है, वो तो बाद में जो जैसा काम करता है उसको वह नाम दे दिया। फिर तो धर्म भी पहचान है, बनाया गया है धर्म सबको एक झंडे के नीचे लेके आने के लिए, उनके ऊपर कमांड करने के लिए, उनके ऊपर अपना स्वामित्व अस्तित्व स्थापित करने के लिए धर्म की संख्या दी गई, क्योंकि इतने ज्यादा लोगों को कंट्रोल करना आसान नहीं है। तो एक समूह बनाने के लिए तुम सब हिंदू हो और हम राजा, हम कहेंगे वैसा करो। तो जितने भी ग्रंथ हैं धरती पे इंसान ने लिखे हैं, किसी भगवान ने नहीं लिखे। जितने मंदिर मस्जिद हैं किसी भगवान ने नहीं बनाए, इंसान ने बनाए। इसलिए जितनी किताबें हैं जितने वो इंसान ने ही बनाए हैं। और इंसान का मतलब है कि आदमी की इंसान के ऊपर राज करना चाहता है, उसी के षड्यंत्र के तहत ये सारे काम हो रहे हैं। अब बात थी आईवीएफ की, आईवीएफ में बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं? सारा खाना इसका केमिकल का है, बच्चे पैदा करने में आने वाली जनरेशन सक्षम नहीं है। तो अब आपने बताऊं कि जब बिल गेट्स था, अब बिहार के अंदर इलेक्शनों से पहले बिल गेट्स नीतीश कुमार से मिलके गया। और नीतीश कुमार ने उसके जाने के बाद बयान दिया कि मैं बिहार के अंदर एशिया का सबसे बड़ा आईवीएफ सेंटर खोलूंगा। अरे भाई, आईवीएफ सेंटर खोलने की जरूरत क्या है? क्या इस देश में आदमियों की कमी है? सारे तो नपुंसक नहीं है, तो सेंटर खोलने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो इसलिए खोला है कि नस्लों को खत्म करना है, डीएनए को चेंज करना है। और वो कौन करेगा? जब उसके दिमाग को निकाल लिया जाएगा। तो अब तो बच्चे स्वस्थ पैदा हो रहे हैं कि लोगों का विश्वास जितना है, 1 या 2 5 साल तक बच्चे स्वस्थ पैदा होंगे, वो अपनी माँ को माँ कहेंगे, बाप को बाप कहेंगे। लेकिन जब लोगों का विश्वास हो जाएगा और लोगों में पूरी कमजोरी आएगी, तो जो डॉक्टर है वो ऊपर की गाइडलाइन के अनुसार उनके दिमाग को निकाल लेगा। ब्रेनलेस बच्चे पैदा होंगे। आप कहोगे कैसे होंगे? पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री फार्म में चूजा है, एक देसी चूजा और एक पोल्ट्री फार्म का है, उनमें फर्क क्या है? यही है, वो जो चूजा है पोल्ट्री फार्म का, वो वैक्सीनेशन के द्वारा तैयार किया गया है, उसका कोई डीएनए नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है। आप उनको दोनों खुला छोड़ दो, देसी मुर्गा कूदता कूदा अपनी माँ के पास चला जाएगा, और मुर्गा वो कलाबाती करता करता है, कभी इधर कभी उधर, क्योंकि उसके अंदर भावना ही नहीं है। उसी प्रकार जब 5 साल के बाद लोगों के अंदर ये विश्वास हो जाएगा कि आईवीएफ एक सेफ है, तो लोग उसका सहारा लेंगे। और डॉक्टर क्या करेंगे? उसके डीएनए को चेंज कर देंगे, उसकी पहचान को खत्म कर देंगे, उसके दिमाग को निकाल लेंगे, ब्रेनलेस होगा। और जब उसका डीएनए निकाल लेंगे, ब्रेन निकाल, तो उसके अंदर भावनाएं खत्म हो जाएंगी कि ये तेरी माँ है, तुम मलिक है, कहाँ से आए थे, कौन सा गोत्र, तो वो लड़ना। तो उसकी माँ अगर भूखी प्यासी बैठी है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि माँ मर गई। इसलिए नस्लों को इमोशनलेस बच्चे होंगे, इमोशनलेस बच्चे होंगे। और खेती से दूर करना एक प्लान है सरकार का। खेती कोई घाटे का सौदा नहीं है, खेती को घाटे का सौदा बनाया गया है सरकारों के द्वारा। सरकार, अब हर आदमी क्या है, नौकरी के पीछे भाग रहा है। हाँ, ये सवाल मेरा था कि चलो आप कहने लग रहे हो भाई पूंजीवाद या सरकार जो है खेती ना खत्म करना चाहे है, लेकिन खुद जमींदार भी तो इसकी छोड़ के नौकरी चाहे है। ये हमारी उत्सुकता है, मूर्खता है। जिस आदमी के पास जमीन है 5-10 एकड़ और मतलब पानी की सुविधा है, अगर अच्छे भाव सरकार दे, तो वो आदमी बेरोजगार नहीं है। बेरोजगार तो वो आदमी है जिसके पास जमीन नहीं है। हाँ, नौकरियां बनी है भाई जिसके पास जमीन नहीं है, और जमीन है जिसके पास सरकार उसको पानी दे, अच्छा मार्केट का भाव दे, अच्छे बीज दे, ताकि वो पैदा करके मार्केट के अंदर लेके जाए। लेकिन हमारे सिस्टम ने किसानी को एक एजेंडे के तहत ऐसे बर्बाद कर दिया ताकि लोग जो है किसानी से दूर चले जाएं, और लोगों को लगे कि किसानी घाटे का सौदा है। इसलिए लोग किसानी ना करके नौकरी करना पसंद करते हैं। हर आदमी नौकरियां इतनी है नहीं, संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन नौकरियां इतनी निकल नहीं रही। जो नौकरी परसेंटेज अगर हम पढ़ाएं 50 साल पहले थी, वही 20 साल पहले थी, वही 10 साल, और वही आज भी गांव में 10 बच्चे लग रहे हैं। 10 साल पहले भी 10 लगते थे, 50 साल पहले भी 10 लगते थे, 20 साल बाद भी 10 ही लगेंगे। तो ये बताओ, इतना बड़ा गांव है, बाकी वहां नंबर कब आएगा? बाकी कहाँ जाएंगे? तो जो लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई नौकरी पीछे मत जाओ, जैसे भाई नौकरी सब कुछ है, वो ये नहीं जानते कि दुनिया, इंसान जीवित तब तक है जब तक खेती किसानी है।
खेती सबसे बड़ी ताकत है दुनिया की, सारा रॉ मटेरियल खेती से आता है। अगर हम हमारी ताकत बनाए और खेती को समझें और हमारे बच्चे को ये तैयार करें कि ना भाई खेती नहीं छोड़नी, खेती ही सब कुछ, हमारी पहचान ही खेती है, तो आप ये बताओ यार 1 एकड़ में 15-15 लाख रुपए टमाटर की या तोरी हो जाए हैं। अच्छा, ये सुनी सुनाई बात अच्छी है, एक जवाब दियो मैंने। मनदीप जो है 5 किले का जमींदार बनना पसंद करेगा कि A ग्रेड की नौकरी लेना पसंद करेगा? अब आगे नौकरी मैं बतानी, माहौल बनाया गया है, नौकरियों के अंदर सुविधाएं दे दी, खेती के अंदर जो सुविधा दे रही थी सरकार ने बंद कर दी, तो निश्चित तौर पर मैं नौकरी की तरफ जाऊंगा। लेकिन नौकरी फिर सबने चाहिए नहीं, तो क्या सबको नौकरी देगी सरकार? सरकार कहेगी सबको नौकरी नहीं है। तो अब ये देखो, हमने जिस युवा ने, जिस किसान वर्ग ने अपने खेतों के पानी की लड़ाई लड़नी चाहिए। मान ले मेरे खेत में अच्छा पानी है, अच्छा बीज है, अच्छा मार्केट वैल्यू है और अच्छी पैदा हो रही है, तो मैंने नौकरी क्या जरूरत है भाई? लेकिन वो हो नहीं रही, तो हमें क्या लड़ना चाहिए? हमें हमारे खेतों के पानी के लिए लड़ना चाहिए, अच्छे बीजों के लिए लड़ना चाहिए, मार्केट के लिए लड़ना चाहिए। अगर ये सारी चीज हो जाए और 1 किलो में यार मैं 20 लाख के टमाटर बो दूंगा, तो 20,000 की डिग्री की नौकरी करके मैं क्या करूंगा? लेकिन हमारे को मूर्ख बनाया जा रहा है कि नौकरी ही सब कुछ है और खेती कुछ नहीं, क्योंकि जो पूंजीवादी लोग हैं, सरकारें हैं, उनका टारगेट हमारी जमीनें हैं। और ये प्लान बहुत साल पहले से था, ताकि लोन बांटे गए, ताकि ये लोग कर्जवान हो जाएं और नौकरी के उस चक्कर में इनके बच्चे खेती ना करें। और जब इनके हाथ से नौकरी चली जाए, नौकरी यार एक पक्की नौकरी तो है नहीं है कि आप मेरे को मिल गई, मेरे बच्चे को मिलेगी, फिर उसको मिलेगी। आज मेरे को मिल गई और इस बहाने मैं खेत बेच दूं या मेरी जमीन चली गई, तो मेरे बच्चे को अगर नौकरी नहीं मिली तो वो तो खाना बदोश हो जाएगा। तो खाना बदोश तो क्या मानो, क्या हुआ खाना बदोश? खाना बदोश का मतलब है कि दर बदर की ठोक, जिसके पास अपने कोई पहचान ना हो, जिसका अपना कोई मालिकाना हक ना हो। अब हम यहाँ रहते हैं, ये हमारी जमीन है, ये हमारा मकान है, तो अब जो कानून है वो यही है कि भाई जमीन का हक ना हो किसी के पास, मकान पर लोन दे दो, नौकरियों को कच्चा कर दो, दुकानों को बंद करके ऑनलाइन सिस्टम चला दो। जब लोगों के पास ये चीजें नहीं होंगी तो वो और क्या करेंगे? नौकरियां इतनी मिलेंगी नहीं, फैक्ट्रियों में 10-10 हजार की नौकरी करेंगे या डाके मारेंगे, ये डाके मारेंगे। तो नशाखोरी को बढ़ाया गया है, अशिक्षा को, सरकारी स्कूल को बंद कर दिया। अब आप देखो कि पंजाब के अंदर जो है 2200 किलोमीटर के रोड निकाले गए सरकार के, 6 लाइन। हाँ, सरकार कहती है कि हम जो रोड बना रहे हैं वो आम जनता के विकास के लिए बना रहे हैं। आप ये बताओ, 6 लेन जो रोड है उन पे आम आदमी पैदल नहीं चल सकता, साइकिल नहीं जा सकती, गाड़ी 10 साल पुरानी गाड़ी नहीं जा सकती, मारुति रिट्ज वगैरह, ट्रैक्टर ट्राली नहीं जा सकती, मोटरसाइकिल नहीं जा सकता। यार 90% लोगों के पास तो यही साधन है, और ये साधन अगर उस सड़क पे जा नहीं सकते तो फिर वो है किसके लिए? ये मूर्ख बनाए जा रहे हैं। ये सारी सुविधाएं जो है पूंजीपतियों के लिए तैयार की जा रही है। पंजाब के अंदर ये जो षड्यंत्र इन्होंने रचा है, 2200 किलोमीटर जो रोड तय किए गए, उनके दोनों तरफ की जो जमीन है सरकार उनकी रजिस्ट्री नहीं कर रही लोगों की, क्योंकि वो नहीं चाहती कि आम आदमी इस सड़क को के ऊपर जमीन ले, वो चाहती कि ये पूंजीपतियों स्थापित किया जाए। तो हमें हमारे किसानी को बचाने के लिए लड़ना है, और अगर हम ऐसी वो नौकरियों पीछे भागते रहे और हमने हमारी राजनीति को नहीं समझा, तो भाई वो टाइम दूर नहीं है जब हमारे पास कुछ नहीं होगा और हमें खाना बदोश की जिंदगी जिएंगे। आने वाली नस्ल तो बर्बाद होएगी, क्योंकि हम हमारा खाना पीना चेंज नहीं कर रहे। और भाई नशाखोरी पढ़ के, नशाखोरी के कानून इन्होंने बना दिए आम जनता के लिए। अब अपने गांव से ले लो, उम्र में पहले 1 ठेके का परमिशन था, अब 4 ठेके का कर दिया। एक तरफ तो वो कहते हैं कि यहाँ एसपी आगे कहता है कि भाई नशाखोरी बंद करो, फिर वो ठेके खोलने की परमिशन भी दे रहा है। तो ये जो मूर्ख बनाने की नीति है सरकार की, आम आदमी को इससे समझना होगा। अच्छा चलो मनदीप भाई, ठीक है, आपने समस्याएं बता दी, समाधान की बात कर लेते हैं। मिडिल क्लास हो गया, गरीब वर्ग हो गया, दोनों बच कुकर्स का इस्तेमाल। देखिए, जिस आदमी के पास जमीन है वो अपना अनाज खुद पैदा कर सकता है, जिसके पास पशु है दूध पैदा कर सकता है। मैं यही कहूँगा ना, जब इंसान जीवित रहेगा उसके बाद ही तो सारी चीजें करनी है, या पहले मैं पैसे कमाने लेकर जो खा कुछ भी लूं। तो हमारे उससे बचने का सबसे आसान तरीका है कि हमें हमारी जमीनों को बचाना है, उसमें जितना हो सके हमें हमारे देसी बीजों को ढूंढ के उसमें बीज उगाने हैं, ताकि हम जो बीमारी से बचें। और जो हमारी पॉलिटिक्स हमें मूर्ख बना रही है, हमारे खेतों में कह दिया कि पानी नहीं आ रहा। यार पानी एक ऐसी चीज है जो पृथ्वी 70% पानी पे टिकी हुई है, तो पानी की कमी हो सकती है क्या? हाँ, पानी की अव्यवस्था हो सकती है कि भाई पानी आज यहाँ
कम है वहां ज्यादा है, तो पानी कल यहाँ ज्यादा होगा वहां कम होगा। सरकारों ने 80 साल में कहीं कोई नहरों की व्यवस्था ऐसी नहीं की, एक साइड तो 1 महीना नहरें चलती है, एक साइड पीने का पानी भी नहीं है। तो सरकार ने अगर देश को आगे बढ़ाना होता और किसान मजदूर के लिए काम करना होता तो वो सबसे पहले पानी की व्यवस्था करते हैं, ताकि लोगों को पानी मिले, किसान खेती करे, अच्छे बीज देती वो। अगर सरकार ने, जो आज किसान बैंक का लोन नहीं भर पा रहा, अगर सरकार ने लोन भरवाना हो ना, जिसने पैसे दिए हैं, एक दिन में लोन, 1 साल में लोन भर सकता है। पूंजीवाद का माफ हो सकता है तो किसान का क्यों नहीं हो सकता? 2 नीतियां हैं हमारे देश में, 2 तरह का कानून है, एक अमीर लोगों के लिए है, एक गरीब लोगों के लिए है। शहरीकरण को बढ़ावा देना है, देहातीकरण को खत्म करना है। सारी सुविधाएं शहरीकरण लोगों के लिए है, देहातीकरण के लिए कुछ भी नहीं है। पूंजीवाद जो आपने कहा कि उनका लोन माफ हो सकता है, उनका लोन इसलिए माफ हो सकता है भाई वो सरकारों को चलाते हैं और उनके द्वारा जो हमारे नेता वो भ्रष्ट हैं, कमीशन खाते, पैसे खाते हैं। आम आदमी नेताओं को पैसे देता नहीं, तो वो उनके पैसे नहीं देता, वो उनके काम करते नहीं, वो लालची लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं। तो किसानी मजदूर के ऊपर ही देश की राजनीति की तलवार लटकी हुई है और अमीर आदमी अमीर हो रहा है, गरीब आदमी गरीब हो रहा है। और आप ये देखो, अगर सरकार कहती है कि हमारा हरियाणा पंजाब पिछली साल सरकार का बयान आता है धान ना लगाओ, इससे पानी की कमी हो रही है, एक तरफ तो वो कहती है धान ना लगाओ, दूसरी तरफ वो नए नए बीज लेके आ रही धान के। सरकार ने कहा कि बस 7,000 रुपये एकड़ के देंगे अगर आप धान नहीं लगाओगे। सबसे आसान तरीका है, आप बाकी फसलों के ऊपर एमएसपी लागू कर दो। लोग धान और गेहूं क्यों लगाते हैं कि भाई उसको 2 पैसे फालतू मिलते हैं, हर आदमी पैसे कमाना चाहता है, उसको उसकी मजबूरी है लगाना, तो इसलिए वो धान और गेहूं बोता है। अगर सरकार ने पानी की बर्बादी रोकनी है तो आप उसको दूसरी फसलों पे एमएसपी दे दो ताकि वो उस फसल को उगाए और धान से। लेकिन सरकार खुद चाहती है कि गेहूं और धान ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि सारा, मैंने कहा ना कि नस्ल की लड़ाई है। सारी बीमारी आज इंसान के अंदर, आप जितने भी लोग आजकल फिटनेस के बारे में जागरूक हो रखे हैं, शरीर में सारी बीमारी गेहूं और चावल की वजह से है। और सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग खाएं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग धान बोए। और जब पानी, WTO ने पीने योग्य पानी अपने नाम करवा लिया, नहरों में पानी कम क्यों आता है, पक्की नहरें क्यों है? क्योंकि खट्टर का खुद का बयान है कि भाई जो खुली नहर है उनमें पानी उठ जाएगा और उनको बंद नहरें बनावांगे, इसलिए नहरों को पक्का किया गया। उसके अंदर से पाइप आ जाएंगे और ऊपर लैंटर गिर जाएगा, डगी में पानी आएगा, वाटर बॉक्स में घर घर कनेक्शन है, पैसे में पानी बिकेगा। तो लोगों, बिस्लरी का बिका, जैसे लोगों का माइंड सेट करने के लिए इन्होंने कह दिया कि पानी की कमी है। अरे पानी की कमी है तो धान की इतनी वैरायटी क्यों निकाल दी, बोला खार में भी लगा लो, मिठा में भी लगा लो, क्योंकि वो खुद नहीं बंद करना चाहती। तो अगर आपने फसलों को, आपने गेहूं को और धान को ज्यादा, सरकार कहती है कि हम खरीद नहीं सकते गेहूं को, सरकार के डबल मीनिंग वो देख लो, इनके दोगलापन है। सरकार ने कह दिया कि 50 मन एकड़ गेहूं होती है किले में और हम खरीद नहीं सकते। दूसरी तरफ वो 90 मन 80 मन एकड़ का बीज निकाल रहे हैं। जब आप 50 मन नहीं खरीद रहे तो 90 मन कैसे खरीदोगे? आप कह रहे हो कि धान पानी की बर्बादी है और उसी धान की आप 20 वैरायटी निकाल रहे हो, अकबर लगा लो। मतलब ये कौन सा दोगलापन है भाई? ये मूर्ख बनाया जा रहा है लोगों को, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा धान लोग बोएंगे, ज्यादा से ज्यादा गेहूं बोएंगे, लोग खाएंगे, बीमार होंगे। मेडिसिन एक बहुत बड़ा स्कैम है। दूसरा, जो सरकार कहती है कि हमारे पास अनाज के भंडार बहुत ज्यादा है, मैं किसान वर्ग को बता दूं, हमारे देश के पास कोई अनाज भंडार ज्यादा नहीं है। सरकार कहती है कि मेरे पास 3 साल का स्टॉक है। आप ये बताओ, अगर आपके पास 3 साल का स्टॉक है और लोगों के पास गेहूं ज्यादा है तो आप 90 मन का बीज क्यों निकाल रहे हो? आप कह रहे 50 मन तो हम खरीद नहीं सकते, क्योंकि वो लोगों को सच्चाई बताना नहीं चाहती। अगर किसान वर्ग को ये पता चल जाए सरकार के पास तो 6 महीने से ज्यादा का अनाज नहीं है, तो किसान भाव मांगेंगे, डिमांड करेंगे कि हमें ये रेट दो, तब गेहूं देंगे, वरना हम नहीं देंगे। लोगों को सच्चाई पता ना चले, इसलिए उनके झूठे बयान होते हैं। जितने भी आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं लोगों के सामने किसान वर्ग के, वो सब झूठे होते हैं। हाँ, मूर्ख बनाया जाता है ताकि लोगों, किसानों को पता ना चले। बात है हरियाणा पंजाब में धान गेहूं की। आप दूसरी फसलों पे अगर एमएसपी लागू करोगे, मान लिया कि हरियाणा में, यहाँ आप चावल, हर आदमी तो चावल खाता नहीं, पूरा गाँव मेरा आज चावल लगा रहा है, कितना चावल लग जाएगा भाई इस गाँव में? 1 ट्राली भी को लगे तो बाकी धान क्या, बाकी जो चावल है बाजरा बाहर से लेके आना पड़ेगा। आप यही उसकी एमएसपी दे दो ताकि हम चावल ना लगाएं, बाजरा लगाएं, दाल लगाएं, ताकि एक फसल चक्कर भी बनता रहे, लोगों को सारी चीजें मिले, महंगी ना मिले।
लेकिन ऐसा सरकारें नहीं कर रही, उनकी गलत नीतियां भाई ये। चलो भाई, मनदीप भाई की बातें जो है बड़े आरोप मनदीप भाई लगाने लग रहे हैं। किसान है, किसान साथी है, उमरा गांव से आते हैं, और किसी भाई ने अगर इनकी बात गलत लगती हो तो उमरा गांव है, ये डिबेट करने भी तैयार है। हमारी ऑफ कैमरा बात हुई थी, इस साइड आप आके बैठ जाओ, इस साइड मनदीप भाई बैठ जाएंगे। भाई फैक्ट बताओगा, आप बता दियो, ये चीजें ना भाई तैयार है। 1 मिनट भाई, देखो बहस करने की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, या कोई दूसरी बात तो है ही नहीं यार, आपा ने कोई वह नहीं, बहस नहीं करनी। नहीं, जिसने संतुष्टि अगर तो आप कर दोगे। संतुष्टि वाली बात है, जब ये चीजें तो आपके सामने हो रही है, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की बस जो चोरी छिपे पर्दे के पीछे हो रही हो। बहस का किसी ने हाँ जानकारी है, बस हो सके मैं कहीं गलत हूँ तो मैंने भी सुझाव दे सके लोग, और जिसने कम बेरा है अनु लगा यो भाई बता सके तो मैं बताने भी तैयार हूँ भाई। तो इसमें तो कोई वो बात नहीं है। हाँ जो भाई है भाई, मैं तो ये कहूँ खेती सबसे बड़ी चीज है धरती की, और जमीन जिसके पास है वही मालिक है। इसलिए भाई अपनी जमीनों को बचाओ, अपने किसानी को बचाओ। राजनीतिक लोग आपके किसानी के, आपकी जमीनों के दुश्मन बने हुए हैं, कोई भी आपको बचाने नहीं आएगा। ना धर्म का ठेकेदार बचाना आएगा, ना आपकी जाति का नेता बचाने आएगा, आपको सिर्फ आप ही बचा सकते हो। हमारी आने वाली पीढ़ी, आप एक बात बताओ भाई, आज मैं नौकरी के पीछे भाग रहा हूँ, मेरे को नौकरी मिल गई, मैं कहता हूँ ना जमीन बचाओ, इसमें भी मैं गलत साबित हो रहा हूँ। जमीन बचा के करांगे के? मान लिया कि आज मैं नौकरी लग गया तो मैंने तो खेती करनी होनी, कल मेरा बच्चा है, मैं उसको अच्छा पढ़ाऊंगा, मैं चाहूंगा कि ये भी नौकरी लग जाए, मैं ये कहता नहीं कि तू खेती कर। उसके पढ़ी लिखी बहू आओगी, वो भी आपका बच्चा ने सोचेगा कि यार मैं शहर में वो करूं। तो जो जमीन बचाने की मैं बात कर रहा हूँ, वो जमीन का बचा के हम कराएंगे, उसका तो कोई यूटिलाइज हुआ ही नहीं, फिर वो बेचनी ही है। तो जमीन आज बेच लो या कल बेच लो। यानी कि लोगों को ये समझना का मेरा मकसद है, षड्यंत्र ऐसा तैयार कर दिया भाई चारों तरफ से घेर। जो हमारी आंख बंद हो रही है ना, हम जो शहरीकरण की तरफ भाग रहे हैं और जमीन को इग्नोर कर रहे हैं कि जमीन कुछ नहीं है, खेती करना एक मूर्खता का और अनपढ़ लोगों का काम है। ये कंसेप्ट जो हमारे दिमाग में घुसेड़ा गया है, इसको हमें बदलना होगा, और ये एक स्ट्रेटजी के तहत हमारे दिमाग में घुसेड़ा गया है। वरना खेती तो सब कुछ है। आज हम नौकरी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम हमारे बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सकें, अच्छे कपड़े डाल सकें, अच्छा मकान बनाए और अच्छा खान पान करें। यार वो चीज अपने पास है ही। मतलब मैं 50,000 की नौकरी कर रहा हूँ तो बाजार से लेके आऊंगा, फ्रूट लेके आऊंगा, साग सब्जी लेके आऊंगा, दूध लेके आऊंगा, वो चीज मेरे पास है। तो फिर यार भागदौड़ की क्या जरूरत है? बिल्कुल, भाई ने जो आंकड़े बताए हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है, खुल के कमेंट करो। तब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।